Hello student, today we are going to learn about manufacturing industries. Okay, so let's start our session. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी में चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है क्या। देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट है हम उसको प्रोसेस करते हैं इनटू अनदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल है, व्हेन वी प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू अनदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट देन इट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं हमारे, रॉ मटेरियल्स मतलब जो हमारे कच्चा माल है, जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस किस में करते हैं, अनदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जब हम उसे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेसन किससे रिलेटेड है, कि जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो कौन सा काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। मतलब वो अलग अलग रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट कर रही है, किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। एज ए एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब एक रॉ मटेरियल यहाँ पे अगर हमारे पास है कॉटन, ठीक है, कॉटन को हम किसमें, हमने क्लॉथ में कर लिया, क्लॉथ्स में कन्वर्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, तो हम उसे क्या कहेंगे, मतलब ये भी हमारा क्या है, कॉटन को हम कहाँ डायरेक्ट थोड़ी पहनते, ठीक है ना, जब उससे कोई शर्ट्स वगैरह और ये बनाई जाती है, तो क्लॉथ्स जब बनाए जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक है इकोनॉमिक की है, उसके लिए एक बैकबोन का काम करती है। ठीक है, अभी हमने किया था जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो हमारा आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में, बट हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमारा किस में आ जाता है, सेकेंडरी में। ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। ओके, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। ये क्या करता है, जो हमारे प्राइमरी मटेरियल है, मतलब जिसे हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि जब हम हमारा जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम वहाँ पे प्राइमरी मटेरियल की वैल्यू नहीं लेते, हम उसमें किसकी वैल्यू लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश्ड गुड्स में। जैसे कि कॉटन, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, कॉटन को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लॉथ्स में, और क्लॉथ्स मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो क्या है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। मतलब एक कॉटन से अगर हमने शर्ट बनाई है तो शर्ट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्लियर। और कॉटन क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है। जैसे आयरन ले लिया रॉ मटेरियल के लिए और उससे कोई मशीन बना के तैयार कर दी, तो वो मशीन क्या है, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए एक बैकबोन की तरह काम करती है हमारी इकोनॉमी के लिए। अभी हमने कर लिया कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी क्या कर रही है,
जो हमारी प्राइमरी मटेरियल है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, और इस तरह से ये हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। अभी ये माना जाता है कि कोई भी कंट्रीज का जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, मतलब कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किससे मेजर करते हैं हम, कि उस कंट्री का जो ये डेवलपिंग हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कितनी डेवलप्ड हो चुकी है, क्योंकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये बैकबोन है किसके लिए, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये एज अ बैकबोन काम करती है किसके लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वैसे हमारे तीनों ही सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसी तरह से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आगे हम करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये तो हो गया हमारा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जो क्या कर रहा है, हमारे दोनों ही हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसको भी हेल्प कर रहा है और साथ में हमारे टर्शरी सेक्टर को भी। देखो, एक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगी, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर में भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है। तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है, एक मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसको क्या कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने मॉडर्नाइज कर दिया है, मॉडर्नाइजिंग कर दिया है। ठीक है, कैसे मॉडर्नाइज कर दिया है, देखो अभी हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है मॉडर्न मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, न्यू इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है, इससे हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं एग्रीकल्चर में तो उसमें क्या होता था कि लोग जो है बिल्कुल ही किसके ऊपर डिपेंड होते थे, रेन के ऊपर डिपेंड होते थे, मानसून के ऊपर डिपेंड होते थे, और और भी एनिमल्स का यूज़ करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट अभी क्या है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप्ड हो गया है, ट्यूबवेल्स वगैरह है या और भी बहुत सारी मशीन्स आ गई है, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम क्या हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया। तो ये मशीन वगैरह है या जितने भी इक्विपमेंट है, टूल्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो किसकी देन है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की देन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, उनको अपने इंडस्ट्रीज में बनाती है और फिर वहाँ वो किसको सप्लाई कर रही है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को, जिसको एग्रीकल्चर में हम यूज़ करके क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर और भी चीज़ें आती है कि ओनली टूल्स और टेक्निक ही नहीं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं या पेस्टिसाइड्स हैं जिनका हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं,
या हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स है, ओके, इन सब चीजों का हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज कर रहे हैं। ये चीजें कहाँ पे बन रही है, इंडस्ट्रीज में बन रही है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडर्नाइज करती जा रही है। ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रही है, ये चीजें प्रोवाइड कर रही है, टूल्स है, इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिससे हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ हो सके और इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, जॉब्स, ओके। जॉब्स जो है वो हमारे सेकेंडरी में भी, साथ में टर्शरी में भी, दोनों ही सेक्टर में जॉब प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी तो उस जो प्रोडक्ट जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में जितना ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब उन्हें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हें मतलब क्या प्रोवाइड कर रही है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब इंडस्ट्रीज में लेबर जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अभी लेबर तो बढ़ गया, अभी एक सामान बनके तैयार हो गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, बट उसको हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा किस में आ जाता है, टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाता है। मतलब ये हमारे सेकेंडरी और टर्शरी दोनों ही सेक्टर में क्या प्रोवाइड कर रहा है, जॉब प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या दे रहा है, हमें जॉब प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है बोथ सेक्टर्स में। नेक्स्ट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस देखें तो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है, रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। तो क्या रिमूव कर रहा है, रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दूर कर रहा है, एंड पुअर्टी। मतलब गरीबी भी दूर कर रहा है। गरीबी देखो, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी तो इसका मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो इसका मतलब गरीब पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। अभी अगर हमारा नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये क्या करता है, रीजनल जो डिफरेंस है उसको कम करता है। रीजनल डिफरेंस को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसेस रीजनल डिफरेंस। अभी यहाँ पे रीजनल डिफरेंस की हम बात करें, एक अर्बन एरिया है, एक बैकवर्ड एरिया है, ठीक है। तो कई बार जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है बैकवर्ड एरिया में सेटअप की जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे लोगों का जो अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है, वहाँ पे लोगों की जो कंडीशन है वो क्या होने लग जाती है, अपलिफ्ट होने लग जाती है, जिसके कारण रीजनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, और वहाँ उस बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ की जो पुअर्टी है वो कम हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या काम करती है, रिड्यूसेस रीजनल डिफरेंस बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। मतलब जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करके भी रीजनल डिफरेंस को कम किया जाता है। नेक्स्ट अगर हमारा इसमें पॉइंट आता है तो इसमें हमारा आ जाता है एक्सपोर्ट। ठीक है, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, मतलब एक्सपोर्ट जो है, देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। जब हमारा एक्सपोर्ट एक्सपेंड हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा ट्रेड और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक्सपोर्ट अगर हमारा एक्सपेंड हो रहा है उससे हमारा क्या बढ़ रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो मतलब हमारे ट्रेड और कॉमर्स का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है।
तो ये है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, सुधार रहा है। हमारा जीडीपी है उसमें भी अपना योगदान दे रहा है और इससे हमारी जो कंट्री है वो क्या होती जाएगी, मतलब अगर डेवलपिंग कंट्री है तो वो धीरे धीरे मतलब एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। अभी आपको पता ही है जो जापान है वो डेवलप्ड कंट्री किसके ऊपर बेस्ड है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज के। ठीक है, जापान जो है एक स्मॉल कंट्री है और वो उसने अपने आप को डेवलप किया है किसके बेस पे, इंडस्ट्रीज के बेस पे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हमने इसमें किया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ा रही है। अभी हम करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मतलब इनका जो डेवलपमेंट है वो हैंड बाय हैंड जा रहा है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है इनका आपस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। कैसे, अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो कुछ ऐसे रॉ मटेरियल, मतलब हम क्या कर रहा है, ये रॉ मटेरियल का उत्पादन कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है किसको, इंडस्ट्रीज को। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो किसके ऊपर डिपेंड है, रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अभी देख लो जैसे कि कॉटन है, शुगर है, ठीक है, कॉटन से हम क्या बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। तो कॉटन जो है वो एक रॉ मटेरियल है किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड है, रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अभी ये देखो नेक्स्ट इसमें हमारी आ जाती है शुगर इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे शुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल है शुगर इंडस्ट्री के लिए, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती है, इक्विपमेंट है, टूल्स है, ठीक है, मशीन्स है, टूल्स है या फर्टिलाइजर्स है, किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को। क्लियर। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। मतलब इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट और टूल्स या फिर जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स है वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो किसके डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो भी किसका डेवलपमेंट कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि इंडस्ट्रीज उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, इक्विपमेंट है, टूल्स है, फर्टिलाइजर्स है। ये बहुत सारी चीजें जो है कहाँ से आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आ रही है। मतलब अभी देखो खेत में अगर इरिगेशन सिस्टम है तो उसके लिए पाइप्स वगैरह यूज होती है, जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एक सेक्टर में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे सेक्टर में भी डेवलपमेंट होगा। क्लियर। तो इस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का दोनों का आपस में रिलेशन है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करेंगे तो हमारे इसमें आ जाता है इसके बाद हम करेंगे इंडस्ट्रीज को हम जो है ग्लोबल वर्ल्ड में कैसे देख सकते हैं। देखो इंडस्ट्रीज इन ग्लोबल वर्ल्ड, अभी आप सभी को पता है ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। मतलब
ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? सब कंट्रीज क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट जो है उसको हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है उसमें हम ऐसा क्या सुधार करें कि हम अपना जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें टिक सके। मतलब ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसमें हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत एफिशिएंट रहे, बहुत अच्छे रहे। मतलब हमारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हमें कैसे करना है जिससे हम ग्लोबल वर्ल्ड को compete कर सके। तो देखो, इंडस्ट्रीज इन ग्लोबल वर्ल्ड में हम यही करेंगे कि किस तरह से हम हमारी इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज कैसे compete कर सकती है? सबसे पहले यहाँ पे क्या बात आ रही है कि हमें इंडस्ट्रीज को क्या करना है, डेवलप करना है। डेवलप्ड करना है, ठीक है, इसे मोर एफिशिएंट बनाना है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब अकेला सेल्फ सफिशिएंट जो है काम नहीं करता। मतलब अगर हम इंडस्ट्रीज में सेल्फ सफिशिएंट है वो अकेला ही काफी नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट के साथ साथ सफिशिएंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है वो कैसी क्वालिटी का होना चाहिए, गुड क्वालिटी का। ठीक है, ये नहीं है कि हम सेल्फ सफिशिएंट है बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक चीप क्वालिटी का है तो हम ग्लोबल मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री को एक ग्लोबल वर्ल्ड में compete करने के लिए वो इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए, मोर एफिशिएंट होनी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह का इसे यूज़ करना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तभी हम जो है ग्लोबल वर्ल्ड में या ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, compete कर सकते हैं और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या हो जाएगा, हम पीछे जाएंगे ग्लोबल वर्ल्ड से, अदर कंट्रीज से। इसका मतलब हमें क्या करना है, जितना हो सके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इसे बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, बहुत ही ज़्यादा हमें क्या करना है, एफिशिएंट बनाना है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी या इन इंडियन इकोनॉमी। जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन मतलब अगर हम बात करते हैं लास्ट 20 डिकेड्स की, डिकेड मतलब होती है 10 साल का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिकेड। अगर हम लास्ट 20 डिकेड की बात करें तो हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ रहा है, 17% आ रहा है। ठीक है, जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 17%, बट हमारा होना चाहिए टोटल में कितना, 27%। मतलब हमारी इंडस्ट्री का जो 27% है उसमें से हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 17%। मतलब यहाँ पे भी लैग कर रहे हैं हम कितना, 10%। 10% क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लैग कर रहे हैं। मतलब हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो अब भी काफी कम है। अगर हम बात करें ईस्ट एशियन कंट्रीज की, लाइक जापान, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनका ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, इंडस्ट्रीज का अबाउट 25 to 35% है। ठीक है, और हमारा कितना है, 17% है। मतलब हम क्या है, बहुत ही ज्यादा पीछे है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है
जीडीपी में इंडस्ट्रीज का वो होना चाहिए 12%, बट अगर हम बात करें तो हम कितना अचीव कर रहे हैं, ओनली 7%। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जीडीपी है उसका योगदान बहुत ही कम है, मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या है, पुअर है, मतलब जितना हमें होना चाहिए हम उसमें भी क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, उसमें भी पिछड़े हुए। इसका ये क्या दिखा रहा है, ये कंट्रीब्यूशन क्या दिखा रहा है कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करना है, बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, इसे बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट बनाना है, ताकि हम भी जो कमी आ रही है, जो लैग हो रहा है हमारा, उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके, उसे एक डेवलप कर सके, हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। तो ये जो है हमारा इंडस्ट्रीज में क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने NMNC सेटअप किया है, हमारे इंडस्ट्रीज को सुधारने के लिए, उसमें अपलिफ्टमेंट लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है, काउंसिल सेटअप की है, जिसका नाम है NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस काउंसिल का सेटअप किया है ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये जो है हमारी नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल क्या कर सके, मतलब ऐसी पॉलिसी इंटरवेंस कर सके या हमारी जो पहले से बनी हुई पॉलिसीज है उसको रिन्यू कर सके, जिसकी सहायता से क्या किया जा सके, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट किया जा सके, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सुधारा जा सके। मतलब ये क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है, किसके लिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है, पहले से बनी हुई पॉलिसीज है उसको रिन्यू करता है, ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या कर सके, ग्लोबल वर्ल्ड के साथ compete कर सके, हमारा जीडीपी में योगदान बढ़ा सके और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हम 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं पहले भी, कि इंडस्ट्री जो है उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पे स्थापित की जानी चाहिए, ठीक है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए, जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, जिस एरिया में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, रॉ मटेरियल मिल रहा है हमें, कॉम्प्रिहेंसिव रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे रॉ मटेरियल है, ठीक है, जहाँ पे रॉ मटेरियल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करना क्या है, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, कच्चे माल की क्या है, अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा मोस्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है हमारे छोटा नागपुर पठार में है, क्यों है, बिकॉज वहाँ पे आयरन ओर है, कोल माइंस है, तो वहाँ पे उन मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज क्या की गई है, सेटअप की गई है। तो रॉ मटेरियल पहला हमारा इसमें आ जाता है, रॉ मटेरियल होना चाहिए, फिर है सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी देखो इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। एक माउंटेनियस रीजन है, वहां पे ऊपर जाके हमने इंडस्ट्रीज लगा ली, मान लो, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी जब हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं तो वो
रिमोट एरिया हो जाता है और उसमें क्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इंडस्ट्रीज मतलब हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी जो है वो आसानी से अवेलेबल होगी तो ही हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, वो एक आइडियल जगह मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब ये देखो कि हम बिल्कुल ही डेजर्टेड एरिया में लगा रहे हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है नहीं और इंडस्ट्री सेटअप कर ली, तो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब अगर हम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो इंडस्ट्री की लोकेशन वहाँ पे ही होनी चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, हमें एनर्जी भी आसानी से अवेलेबल होती है, वाटर भी वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो सकता है। मतलब आपने देखा होगा कि मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है वो रिवर वैलीज के आसपास ही लगाई जाती है, नदियों से के आसपास सेटअप की जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो फिर हमारा आ जाती है यहाँ पे लेबर। मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग जो है मतलब जहाँ पे लेबर जो है उनको प्रोवाइड हो सके, मतलब ऐसा एरिया। देखो छोटा नागपुर एरिया में इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप है, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है बिकॉज वहाँ पे लेबर जो है वो आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। वहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड, देखो लेबर में हमारे दोनों ही आ जाते हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। हमें दोनों तरह के लेबर की जरूरत पड़ती है। जिस एरिया में लेबर बहुत ज्यादा होगा तो वो लेबर हमें क्या मिलेगा, चीप रेट पे, ठीक है, चीप रेट पे लेबर अवेलेबल हो जाता है। दैट्स वाई हम ये भी देखते हैं कि लेबर की अवेलेबिलिटी कौन से एरिया में ज्यादा है। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है हमारी कैपिटल। कैपिटल में हमारी लैंड वगैरह आ जाती है, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट बोल दो, फाइनेंस बोल दो, उसकी बहुत ज़रूरत होती है हमें कैपिटल की। अभी देखो इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि हम हवा में सेटअप कर रहे हैं या पानी के ऊपर सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये भी देखनी पड़ती है कि कौन सी लैंड पे या कहाँ पे हम इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो फिर आ जाती है हमारी मार्केट। अभी ये देख लो, अगर हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं बहुत ही माउंटेनियस रीजन में और वहाँ पे आसपास मार्केट ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आ रही है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब इंडस्ट्री भी ऐसी जगह पे सेटअप की जाती है जहाँ से मार्केट जो है वो इजिली क्या है, एसेसेबल है, मतलब मार्केट ज़्यादा दूर भी नहीं है और मार्केट क्या है उस प्रोडक्ट के लिए इजिली एसेसेबल है। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं एक इंडस्ट्री को वहाँ पे लोकेट करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अभी देखो रॉ मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की। अभी रॉ मटेरियल है उसको इंडस्ट्रीज में लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी रॉ मटेरियल से हमने प्रोसेसिंग कर ली, रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसी वैल्यूएबल गुड्स में, एक फिनिश प्रोडक्ट में। उस फिनिश प्रोडक्ट को हमें कहाँ पे भेजना है, मार्केट में। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजिली अवेलेबल है या नहीं। मतलब देखो माउंटेनियस रीजन है या प्लेट्यू रीजन है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बहुत मुश्किल है, और जो हमारा प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। तो वहाँ पे मोस्टली जो इंडस्ट्रीज होती है वो इस टाइप के एरियाज में ही सेटअप की जाती है। इसके बाद जो है हमारा आ जाता है बैंकिंग। ये भी हमारा एक फैक्टर है इंडस्ट्रीज लोकेट करने के लिए। और मोस्ट हमारा है गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। मतलब जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाती है, तो वो पॉलिसी भी एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या करती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो ये सारा हमारा क्या है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया कि इंडस्ट्रीज को हम कहाँ कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज की जो आइडियल लोकेशन है वो कहाँ पे होगी। अगर आइडियल
लोकेशन की हम बात करें, आइडियल लोकेशन इंडस्ट्रीज की कहाँ पे होगी? ये एक ऐसी जगह पे होगी जहां पे कॉस्ट जो आ रही है, ठीक है, कॉस्ट क्या होगी? जहां पे लो होगी। मतलब अगर हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट कम होगी, तो वो एक आइडियल लोकेशन होगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट है, जो हमारी प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट लग रही है, वो हमारी क्या है? बहुत कम है। मतलब हमारी जो प्रोडक्शन साइट है उस पे कॉस्ट कम लग रही है, तो ये भी हमारी क्या है? आइडियल लोकेशन है। क्योंकि जितनी ज्यादा कॉस्ट हमारी कम आएगी उतना ही इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट ज्यादा होगा। आगे अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जब हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उससे भी हमारी लागत कम आनी चाहिए। तो इससे भी हमारी क्या होगी? इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होगा। तो ये हम सारी चीजें देखते हैं एक इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन के लिए। मतलब आइडियल लोकेशन वही होगी जहाँ पे ये सारी चीजें हमें क्या मिल रही है? एट अ चीप रेट। मतलब इजिली भी अवेलेबल है, एक चीप रेट पे भी और लो कॉस्ट पे बनके जो है सामान जो है, गुड्स है, वो प्रोड्यूस होता है। बेस्ट क्वालिटी का गुड अगर प्रोड्यूस हो रहा है विद अ लो कॉस्ट, तो इसका मतलब वो लोकेशन हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम करेंगे इंडस्ट्रीज एंड सिटीज। अभी देखो मोस्टली क्या है, आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज है अबाउट सिटीज के आसपास ही ज़्यादा है, ठीक है। सिटीज का जो आउटर एरिया है वहां पे ही इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है? सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज और सिटीज का रिलेशन भी बहुत, इंडस्ट्रीज एंड सिटीज, तो इनका क्या रिलेशन है? मतलब जहां पे भी अर्बन एरिया है वहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत ज्यादा है, तो इनका रिलेशन क्या है? हैंड टू हैंड जा रहा है, ठीक है। अभी ये देखो वो क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, उद्योग सेटअप होने लगे, तो उसके बाद औद्योगिक क्रांति जहां पे हुई है, जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है? अर्बनाइजेशन उस एरिया का। मुंबई एक अर्बनाइजेशन एरिया किसके कारण बना है? कॉटन इंडस्ट्रीज के कारण, क्योंकि वहां पे सबसे पहले कॉटन मिल सेटअप की गई थी। तो इसीलिए धीरे धीरे वहां पे क्या हो गया कि कॉटन मिल के लिए लेबर की इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। तो इंडस्ट्रीज के कारण किसकी जरूरत पड़ी? लेबर की जरूरत पड़ी। तो वहां पे लेबर सेटअप हो गए और धीरे धीरे उसने किसकी ग्रोथ की है? अर्बनाइजेशन की ग्रोथ की है, ठीक है। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन फॉलो, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है फिर अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो सिटीज के साथ ही क्या होती है? सिटीज में ही स्थापित होती है। अगर नेक्स्ट हम इसका कारण देखें कि बहुत सारी सिटीज क्या करती है? एडवांटेज लेती है किसका? बहुत सारी इंडस्ट्रीज किसका एडवांटेज लेती है? सिटीज का। क्योंकि वो एडवांटेज इसलिए लेती है क्योंकि वो वहां पे उसके लिए मार्केट है, वो आसानी से अवेलेबल है सिटीज में, ठीक है। मार्केट है, बैंक है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इस कारण से लेबर है, तो ये सारी चीजें उन्हें आसानी से अवेलेबल हो जाती है सिटीज में। इसीलिए वो इसको क्या करती है? इसका एडवांटेज यूज करती है। तो अभी इसको हम क्या कहते हैं? जब इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती है? मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफ सिटीज ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर। जब इंडस्ट्रीज क्या करती है? इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ एडवांटेज प्रोवाइड बाय
अर्बन सेंटर्स, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज यूज कर रही है एडवांटेज को जो अर्बन सेंटर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहेंगे। क्या कहेंगे, इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स हम इसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।